Hello everyone, today we are going to start a new unit which is काइनामेटिक्स। ओके बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट नंबर 2 दैट इज़ काइनामेटिक्स। ठीक है, अभी अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है 3rd और चैप्टर का नेम क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर का नेम है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं फिजिक्स के। पहला चैप्टर का नाम था फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड का नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये चल रहा है 3rd चैप्टर 3rd। यूनिट 2 है, चैप्टर 3rd है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिक्स के बारे में। तो क्या होता है मैकेनिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deals with the conditions of rest or motion of the material material objects around us। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। मैकेनिक्स, ये देखो बच्चों, फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मेटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, मोशन में, उनकी कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको फर्दर मैं ब्रेक करता हूँ तो मैकेनिक्स के बच्चों 3 टाइप है। इसके 3 टाइप है मैकेनिक्स के। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, ठीक है। सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स, जो हमारी यूनिट का नेम है, एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के 3 ब्रांच है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। अब इस वर्ड का नाम सुनते आपको पता लग रहा है स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इसी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसकी, स्टैटिक्स की। इन दिस we deals with the study of objects at rest or in equilibrium। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो कहाँ पे रेस्ट पे है, यानी जो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। इन दिस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर काफ़ी फोर्सेस लग रही है लेकिन फिर भी वो रेस्ट में है, यानी वो सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस है। ठीक है, तो यानी आपको ये ध्यान रखना है यहाँ हम ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहेगा? रेस्ट पे, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को क्या नाम देते हैं? स्टैटिक्स। किसकी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ओके, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्सेस काम कर रही है, लेकिन वो सारी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। बैलेंसिंग कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो चलो एक बात और लिख देता हूँ यहाँ पे, इवन व्हेन दे आर under the action, even when they are under the action
ऑफ सेवरल फोर्सेज। फोर्सेज तो लग रही है लेकिन फिर भी क्या है, रेस्ट में ही है। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि फोर्स अगर लगी तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो किस में मिलेगा, रेस्ट में। ठीक है, या फिर वो मोशन करेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। ये हमारा मेन टॉपिक है। इन दिस वी विल डील्स with the study of motion of objects without considering the cause of motion. Cause of motion, CAUSE, cause of motion। यहाँ हम बच्चों जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। लेकिन मोशन का क्या कारण है उसके बारे में कोई बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब आपको पता है मोशन का कारण क्या होता है, जनरली फोर्स होता है। फोर्स लगती है तब मोशन होता है। तो यानी यहाँ पे हम फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फोर्स के बारे में अगली यूनिट हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स के बारे में कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये है, इसमें हम स्टडी करेंगे। इन दिस we will deals with the study of motion of object without considering the cause of motion। ठीक है, तो यहाँ मोशन के जो कारण है, किन कारणों के कारण मोशन हो रहा है वो कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों हम यहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड ब्रांच की। इन दिस वी विल डील्स विद द स्टडी ऑफ motion of objects without considering मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के क्या कारण है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डायनेमिक्स। ठीक है, ये बच्चों ये ब्रांच आती फिजिक्स बीएससी के अंदर हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स के बारे में। तो जनरली हम जो पढ़ेंगे फ़िलहाल मतलब डीपली तो हम उसमें पढ़ेंगे बीएससी में स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये हमारा यूनिट का नेम है। तो आपने देख लिया होगा इसमें ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो कितनी फोर्स उस पर काम कर रही हो, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, मोशन में। तब उसकी स्टडी करेंगे हम ऑब्जेक्ट के मोशन की, और मोशन किन कारणों से है उनके बारे में कोई स्टडी का इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, हम नहीं स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर डायनेमिक्स के अंदर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का क्या कारण है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था। अब पढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है रेस्ट। बड़ा सिंपल है, 9th में सभी लोग पढ़ के आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो वो किसमें होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो स्टेटमेंट हम दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब रेस्ट का मतलब क्या है, आराम। जस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with respect to
सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ भी, और सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। तो किस में होगा? रेस्ट में। इससे काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अभी हम देखें अगर तो क्लासरूम में तो है नहीं, तो वहाँ पे आपको पता है लेक्चर स्टैंड है, टेबल है, डेस्क है, बेंचेज है, वो किस में होती है? रेस्ट में होती है। और एक सिंपल सा एग्जांपल ये ले सकते हैं, ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल, एक बुक जो टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल हो गया। और भी हम काफ़ी चीज़ें सोच सकते हैं, ए डस्टर, चौक, ETC, है ना। यानी सिंपल सी बात है बच्चों की, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ और ठीक है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करने वाला नहीं है, रेस्ट में होगा। मोशन के अंदर जस्ट इसका अपोजिट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, मोशन इफ इट चेंजेस इट्स position with respect to its surrounding with passage of time के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ए ट्रेन मूविंग on rails, a bus moving on a straight road, on a road or straight road, whatever। हम ये कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, a bird flying in the sky। तो ये काफ़ी एग्जांपल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे ये है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या रिलेटिव है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि अगर हमें रेस्ट पढ़ना है तो ये हम जो स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोशन स्टडी करेंगे। मोशन पढ़ना है तो इसके लिए किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? रेस्ट का। यानी आपस में क्या है? रिलेटिव है, रिश्तेदार टाइप में, यानी आपस में, यानी हमें दोनों ये साथ पढ़ने पड़ेंगे, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। अब आपको पता है कोई पैसेंजर है तो मूविंग ट्रेन में बैठा है, वो कहाँ पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, जो उसके आसपास जो पैसेंजर बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग तो वो किस में है? रेस्ट में है। बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन कोई पर्सन जो उस पर्सन को देख रहा है, ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को देख रहा है, तो जो ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन है और जो बाहर खड़ा हुआ पर्सन है, बाहर खड़े हुए पर्सन को जो ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन किस में नज़र आएगा? मोशन में। तो देखो आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की कि जो उस पर्सन के साथ के पैसेंजर है उनको तो वो पर्सन किस में नज़र आ रहा है? रेस्ट में। लेकिन बाहर जो पैसेंजर है उनको किस में नज़र आ रहा है? बाहर जो भी पर्सन है उनको पैसेंजर किस में नज़र आ रहा है? एट रेस्ट पे। ठीक है, तो यानी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। या फिर हम आगे ऐसे भी सोच सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट, दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, हैंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यानी हम ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर एक टाइम पे रेस्ट में है तो ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू किस में हो सकता है?
मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। नो ऑब्जेक्ट इज इन नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिल्कुल ठीक से रेस्ट में हो। ठीक से क्या हो? एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब भी परफेक्टली किस में हो? रेस्ट में। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम कर रहा हो, किस में हो? रेस्ट में हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, तो आप किसके अंदर हो? रेस्ट के अंदर हो। अगर कोई आपको अर्थ के बाहर से देखता है तो उसको आप किस नज़र में, आप उसको किस में नज़र आओगे? मोशन में नज़र आओगे बच्चों, मोशन में आओगे ना, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। तो आगे ये भी लिख सकते हैं एज, अब ये आपस में रिलेटिव टर्म है, रेस्ट एंड मोशन आर, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर। एज नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट संसार के अंदर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, सो द एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी के बाद लिख सकते हैं रियलाइज्ड, कैन नॉट बी रियलाइज। तो इसलिए एब्सोल्यूट मोशन को भी हम अच्छे रियलाइज नहीं कर सकते। ओनली रेस्ट, ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस इन 1D 2D 3D, distance, concept of distance and displacement. I hope you will understand it properly. Be safe and stay at home. Thanks for watching.